हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेस्पर सिद्धांत। ये आता है लॉन्ग में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका आएगा कि वेस्पर सिद्धांत के बारे में आप लिखिए और साथ में इसमें पूछी जाएगी H2O की व्याख्या। अगर लॉन्ग में आता है तो यही एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। फिलहाल इसकी जगह पे H2O की जगह NH3 भी आ सकता है या CH4 की भी व्याख्या आ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा व्याख्या है वो H2O वाली ही है। तो ये तो टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, 11 के स्टूडेंट्स के लिए हाफ ईयरली एग्जाम आपके आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। तो आप उसको देखिए जाकर। अगर नहीं देखी है आपने तो उसमें हमने सारे समथिंग कुछ 19-20-21 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको छोड़ने नहीं है। जो भी आपका सिलेबस आ रहा है हाफ ईयरली के एग्जाम में, तो अगर वो टॉपिक्स उसमें आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के बेस पर भी और साथ में एनुअल के बेस पर भी। फिलहाल आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आप अगर आप पास हो जाते हैं हाफ ईयरली में तो उसके बाद आप चाहें या तो एनुअल दे भी सकते हैं या आप वहां पे मेडिकल भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास में यही होता है, हाफ ईयरली में पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कॉलेज वाले वैसे भी फेल भी कर देते हैं काफी बच्चों को, तो इसलिए आपको अच्छे से एग्जाम देना है। प्रिपरेशन आप अच्छे से कर जाइए तो आप पास हो जाएंगे। तो आज के क्लास में हम बात, जैसे कि हमने आपको बताया, बात करेंगे वेस्पर सिद्धांत के बारे में। तो वेस्पर सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हिंदी में वैलेंस शेल को बोलते हैं संयोजी कोश। क्या बोलते हैं? संयोजी कोश। संयोजी कोश क्या होता है बताते हैं। जैसे कि परमाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो बाहर वाला जो कोश होता है उनको संयोजी कोश ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। पेयर का मतलब होता है युग्म। क्या होता है? युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। मान लिया एक कोई भी राजा या रानी का क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं। एक लड़की और लड़की का क्या कहते हैं? जोड़ा। तो जो जोड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर। उसके बाद रिपल्शन। रिपल्शन को बोलते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण। यहाँ पर लिखा भी है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कोई चीज जब एक दूसरे से दूर भागती है तो उसको बोलते हैं रिपल्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस और प्लस वाला कभी एक दूसरे के पास नहीं आएगा, क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर इसी जगह पर अगर हम प्लस और माइनस ले लें, दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग वाले एक दूसरे के क्या आएंगे? करीब आएंगे, पास आएंगे। तो समझ गए आप? उसके बाद थ्योरी। थ्योरी का मतलब है सिद्धांत। तो क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मतलब संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसमें अब क्या करेंगे? सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में लिखेंगे, इस सिद्धांत की क्या अवधारणाएं रही तो उनके बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट में हम एक व्याख्या आपको करा देंगे H2O की। अगर आप चाहे इसके बाद आपको NH3 और CH4 की व्याख्या भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसकी व्याख्या भी आपको बता देंगे। फिलहाल आज के क्लास में वेस्पर थ्योरी बताएंगे, अवधारणाएं बताएंगे इसकी, और हम H2O की व्याख्या के बारे में बताएंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसका सिद्धांत पढ़ते हैं क्या है। तो आपको लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधों की स्थिति इस परमाणु को घेरे रखने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। अब भाई ये पूरा सिद्धांत है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम चीज लिखते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ब्लैक पेन का यूज करके लिखते हैं, जिससे जो टीचर जो भी है आपका एग्जामिनर टीचर चेक करने वाला तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो समझ में आपको आ गया होगा, ये पूरा सिद्धांत है, आपको लर्न करना होगा। फिर इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, यानी कि पोस्टुलेट्स हैं। क्या है? पहला है कि किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकल युग्म पर निर्भर करती है। अब ये जो पहला अवधारणा यहाँ पर कह दी गई है, क्या कही गई है? कि जो भी हमारा अणु होगा, जो भी मॉलिक्यूल है, उसकी जो आकृति है वो किस पर निर्भर करेगी? केंद्रीय परमाणु। क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के ऊपर क्या करेगी? पर निर्भर करेगी। तो अब ये क्या होता है? इसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है LP, एक होता है BP। LP और BP क्या है? LP का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये क्या होता है? हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, समझाते हैं। लोन का मतलब है अकेला। लोन का मतलब अकेला, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके संग कोई भी जो है साझेदारी नहीं करेगा, अकेला रहेगा, वही क्या कहलाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब है जोड़ा, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बंध। जो भी साझेदारी करके बॉन्ड बना लेते हैं, आपने देखा होगा सिंगल बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड लगा होता है, जो बॉन्ड बना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा LP और BP। फिर उसके बाद क्या होता है? इसमें कुछ रिपल्शन होता है। रिपल्शन बता दिया, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है जो LP का होता है। फिर उसके बाद LP-BP का होता है, ठीक है। फिर लास्ट में जो है वो हमारा होता है BP-BP का। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है यानी प्रतिकर्षण वो LP-LP का होता है। उसके बाद BP-BP का, और लास्ट में LP-BP का होता है, उसके बाद BP-BP का होता है। ये सब हम क्या कह रहे हैं समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम आपको धीरे धीरे समझाते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये सब हमने क्या बता दिया, नहीं समझ में आया होगा आपको।
क्या है यहाँ पर एलपी और बीपी तो आपको समझ में आ गया होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लिया H2O ही है, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो आकृति है, ये कैसा दिखेगा, ये किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो एलपी और बीपी पर ही डिपेंड करता है। जितने भी इसमें हमारे एलपी और बीपी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही इसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट में यही लाइन लिखी हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है एक दूसरे से अलग भागते हैं। एलपी का मतलब है लोन पेयर रिपल्शन, पूरी फुल फॉर्म बता दी। एलपी बीपी का मतलब है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उसके बाद बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ में आ गया, रिपल्शन का मतलब बता दिया, प्रतिकर्षण जो होगा, जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। क्या होता है, सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है, सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है वो एलपी में होता है, लोन पेयर में होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और लास्ट में बॉन्ड पेयर में। रिपल्शन सबसे कम जो होता है वो इसमें होता है, सबसे ज्यादा एलपी में होता है। ठीक है, अगर बात करें हम कि इन दोनों में रिपल्शन किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। अगर हम बात करें कि इन दोनों में किस में ज्यादा होगा, तो इस वाले में ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा होगा और इसका जो रिपल्शन है वो इस वाले से क्या होगा, थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके से पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है, समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके थर्ड पॉइंट क्या है कि संयोजी कोश को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। यानी कि जो यहाँ पर डिस्टेंस कराई जाती है वो थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, यानी कि डिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा दूरी पर होती है और गोले के रूप में यहाँ पर इसको समझा जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुआबंध को एकल युग्म के रूप में हम समझ सकते हैं, समझा जाता है। तो चारों पॉइंट आपको आ गए होंगे समझ में। सबसे पहले क्या किया, इसके सिद्धांत को हमने समझ लिया, सिद्धांत क्या है वेस्पर थ्योरी का। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने इसके जो पोस्टुलेट्स यानी जो अभिधारणाएं हैं चार, वो समझ ली। अगर केवल आपके एग्जाम में वेस्पर थ्योरी क्या होती है ये आपको लिखने कहा जाए तो केवल आप यहाँ तक ही लिखेंगे, 4 पॉइंट तक। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि H2O की व्याख्या भी करिए तो भाई बताते हैं H2O की व्याख्या क्या है। तो इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि वेस्पर थ्योरी क्या है, उसकी अभिधारणाएं क्या है। अब H2O सभी यहाँ पर जानते ही होंगे क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, वाटर यानी कि जल का फॉर्मूला है ये। अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा संकरण, यहाँ से थोड़ा सा रिलेटेड है तो तभी हम आपको बता रहे हैं। संकरण आपने पढ़ा होगा, संकरण में आपने पढ़ा होगा कि sp संकरण होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, ये 3 संकरण आपने पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड है, आपने चीज हो सकता है पढ़ी हो, CH4 है, NH3 है या H2O है। ये जो तीनों हमारे जो होते हैं, इन तीनों में कौन सा संकरण होता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, इन तीनों में sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। तो क्या होता है, लेकिन अब संकरण तीनों में एक जैसा है तो जाहिर सी बात है, अब संकरण एक तीनों में एक जैसा है तो तीनों की आकृति भी एक जैसी होनी चाहिए और तीनों का बॉन्ड एंगल यानी कि बंध जो कोण है वो भी एक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन बताया, जो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण जो CH4 की आकृति होती है कौन सी होती है, समचतुष्फलकीय। तो समचतुष्फलकीय H2O की भी होनी चाहिए थी। अभी हमने आपसे कहा जब sp3 है तीनों का, sp3 संकरण है तीनों का, लेकिन ज्योमेट्री किसके कारण बदल जाती है, रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण के कारण ज्योमेट्री बदल जाती है। अब हमने आपसे कहा CH4 का जो होता है यानी मीथेन का जो ज्योमेट्री यानी आकृति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय होती है, लेकिन H2O की भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिपल्शन इसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि H2O की आकृति बिगड़ जाती है और बिगड़ने से क्या हो जाता है, इसकी आकृति समचतुष्फलकीय नहीं रह जाती है, क्या हो जाती है, इन्वर्टेड V। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, क्या आप कह सकते हैं उल्टे V के समान हो जाती है इसकी आकृति, कुछ इस टाइप से उल्टा V। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप क्या होता है, ये काम किसके कारण हो रहा है, रिपल्शन के कारण। रिपल्शन का मतलब है प्रतिकर्षण। इसमें प्रतिकर्षण हमने बताया LP और BP के बारे में, तो इसमें क्या हो जाता है, BP या LP जो भी है वो ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं रिपल्शन के कारण ही, तो इसके कारण की आकृति क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। वरना अगर इसकी आकृति ना बिगड़े तो जैसे CH4 की आकृति समचतुष्फलकीय थी तो H2O की भी समचतुष्फलकीय होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये तो हमने आकृति के बारे में बता दिया। अब CH4 जो होता है इसका बॉन्ड एंगल यानी कि जो बंध कोण होता है, बंधन कोण जिसको पढ़ते हैं, वो होता है 109 डिग्री 25 मिनट, यही तो होता है। लेकिन H2O का भी होना चाहिए था। यहाँ पर भी वही बात है, आकृति बिगड़ी तो आकृति के कारण बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा और घटकर रह जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, CH4 की जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे से, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, बॉन्ड एंगल बताइए, ज्योमेट्री बताइए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यही जो ये बात है, जो भी जितनी भी हमने आपको भी बताई, यही हम इस व्याख्या में लिख देंगे। जल की सामान्यतः आकृति समचतुष्फलकीय होना चाहिए। अभी हमने बताया था कि CH4 की जब समचतुष्फलकीय तो H2O की भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, रिपल्शन के कारण। तो लिख दिया है कि इसकी आकृति होनी चाहिए थी क्या, समचतुष्फलकीय।
क्योंकि जल में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरण रखता है। बताया sp3 रखता है, तो sp3 के कारण ही इसकी आकृति क्या होनी चाहिए थी, समचतुष्फलकीय होनी चाहिए थी, परंतु प्रतिकर्षण के कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है, उल्टे V के समान हो जाती है। और बंधन कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 105 डिग्री, चाहे आप समथिंग 105 डिग्री या अगर बिल्कुल आप करेक्ट लिखना चाहते हैं तो 104.5 डिग्री, ये भी सही है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 5 जब होता है तो एक डिजिट बढ़ा ही देते हैं, तो ये बिल्कुल एक्चुअल है 104.5 डिग्री, या आप इसको 105 डिग्री भी कह सकते हैं। ये हो जाता है। पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में बता दिया है, क्यों आकृति बिगड़ती है या क्यों ये होता है, सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हमने क्या किया है, उल्टे V के समान होती है, तो ये देखिए ये आकृति बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, उल्टा V, जिसको हम पढ़ते हैं इन्वर्टेड, ये लिखा भी हुआ है इन्वर्टेड V। उल्टे का मतलब है इन्वर्टेड, ठीक है। कैसे किया है, H2O में क्या होते हैं, 2 H होते हैं, 1 O होता है, तो ये देखिए ये 2 H हो गए, 1 O हो गया। अब ये हमने इस तरीके से बॉन्ड बना दिया है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगर आप इसका विन्यास बनाए तो क्या बनता है, 2 और 6। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, यहाँ क्योंकि आपको पता होगा कौशल और ल्यूइस ने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो अगर 2 इन्हें और मिल जाएंगे तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो देखिए एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से इनने पूरे कर लिए, तो पूरे ऑक्सीजन के 8 हो गए। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट में, अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए ये H जोड़ दिया, ये O है, लोन पेयर यहाँ पर ये देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये पूरा एक जोड़ा है, और ये पूरा क्या है, एक जोड़ा है। तो ये हमने किस तरीके से किया, हमने आपको बताया लास्ट में इनके आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक ने तो साझेदारी कर लिया, बचे कितने, 4। तो 4 में से देखिए 2 यहाँ दिखा दिए और 2 इधर दिखा दिए, 4 हो गए। ये वाला पूरा एक जोड़ा है और ये वाला पूरा क्या है, एक जोड़ा है। तो यहाँ पर कितने LP हो गए, एक ये वाला LP, एक ये LP, तो ये LP हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा लोन पेयर है, यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो गया लोन पेयर। और ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये हो जाएगा BP। तो LP और BP, यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो कौन सा होगा, LP BP, वही लाइन लिख दी है। अब इधर देखो ये वाला LP है, ये वाला BP, तो दोनों में, इन दोनों के बीच में कौन सा रिपल्शन हो जाएगा, LP BP। अब ये भी BP है और ये भी BP है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो इनके बीच कौन सा रिपल्शन होगा, BP BP, यानी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब आप इसको बिना रटे भी लिख सकते हैं। और इनके बीच जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा, 104.5 डिग्री। आप चाहें 105 की जगह हटाकर ये भी लिख दें, क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इन्वर्टेड V के समान इसकी आकृति हो जाती है, और बंधन कोण 104.5 डिग्री। पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर हमने करवा दिया है, और साथ में व्याख्या भी बता दी है। अगर आप चाहते हैं NH3 की भी व्याख्या और CH4 की भी, तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो इसकी भी व्याख्या हम बता देंगे क्या होती है। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पूरे टॉपिक को अच्छे से हमने डिटेल में समझा दिया है, अब आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को लाने के लिए। अब हम आज से इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं कि ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय